हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं तरुण अग्निहोत्री आज फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं एकलव्य एकेडमी नागौद के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, जैसा कि हम सब क्या पढ़ रहे हैं, एमपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं। एक वीडियो आपको मैथ्स का मिल रहा है जो कि कंटिन्यू नहीं हो पा रहा है किसी कारणवश, लेकिन आपको जो शाम को इवनिंग में जीएस का मिल रहा है जिसमें हम एमपी पढ़ रहे हैं। और कल हमने करंट अफेयर, साप्ताहिक करंट अफेयर का एक वीडियो डाला था। तो आप अपना रिस्पॉन्स हमें देते रहें और हमारे साथ जुड़े रहें ताकि आप आगामी मध्य प्रदेश पुलिस परीक्षा 2021 में अपना स्थान सुनिश्चित कर सके। तो चलिए इसी क्रम में आज फिर से स्टार्ट करते हैं मैथ्स का टॉपिक। और दोस्तों, एक दो दिन के अंदर हम रीजनिंग का भी एक वीडियो लेके आएंगे जो कि रेगुलर होगा, तो हमारे साथ बने रहें। चलिए आज का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं जो कि मैथ्स का होगा। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन आयु से संबंधित है, जिसमें क्या बोल रहा है, एक पिता एवं पुत्र की आयु का योग कितना दिया गया है, 56 वर्ष दिया गया है। जब भी आपको पिता किसी भी आयु का योग दिया रहे, उसमें ना तो वर्तमान लिखा रहे या तो ना उसमें यह लिखा रहे कि पहले की आयु का योग है या बाद की आयु का योग है। तो जब भी हमें सिर्फ पिता और किसी भी दो व्यक्तियों तीन व्यक्तियों की आयु का योग दिया हो, तो हम उसमें क्या मानते हैं कि वर्तमान आयु है, या योग दिया हो या अनुपात दिया हो। अगर उसमें नहीं लिख के देता है कि ये 4 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले या 4 वर्ष बाद या 5 वर्ष बाद का है, उसमें सिर्फ आयु या योग या अनुपात दिया होता है, तो हम उसको क्या मानते हैं, वर्तमान आयु मानते हैं। ठीक है, 4 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाती है। ठीक है, तो अपन क्या मान लेते हैं, पिता की आयु कितनी मान लेते हैं, x मान लेते हैं। पिता की आयु कितनी मान लेते हैं, x मान लेते हैं। तो पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी आपकी, दोनों की आयु का योग 56 वर्ष है। अगर अपन 56 वर्ष में पिता की आयु माइनस कर देंगे तो हमको पुत्र की आयु मिल जाएगी। तो 56 माइनस x कर दें तो हमको क्या मिल जाएगी, पुत्र की आयु मिल जाएगी। अब क्या बोलता है, 4 साल बाद, 4 साल बाद क्या हो जाएगा, पिता कितने साल के हो जाएंगे आपके, x प्लस 4 साल के हो जाएंगे फादर, और जो पुत्र है वो कितने साल का हो जाएगा, 56 माइनस एक्स, और इसमें भी हम 4 साल जोड़ देंगे। ठीक है ना, 4 साल बाद पिता कितने के हो जाएंगे, x प्लस 4 के हो जाएंगे, और पुत्र कितने का हो जाएगा, 56 प्लस 4 और माइनस एक्स। तो ये कितना हो जाएगा आपका, x प्लस 4 इक्वल टू 60 माइनस एक्स। ठीक, यहां तक किसी कोई डाउट। अब क्या बोल रहा है कि इस आयु में, पिता की 4 साल बाद की आयु में पुत्र कितना हो जाता है, पिता कितना हो जाता है, पुत्र की आयु का 3 गुना हो जाता है। अब हमको दोनों इक्वेशन बराबर करने हैं, तो अगर हम पुत्र को 3 गुना कर दें तो पिता की वर्तमान आयु में पुत्र की आयु बराबर हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, पुत्र को 3 गुना कर देंगे। तो पुत्र की आयु अगर हम 3 गुना कर देंगे तो पिता की आयु के बराबर हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, जो भी वर्तमान आयु है। अब चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो आपका कितना हो जाएगा, x प्लस 4 इक्वल टू 18 180 माइनस 3x। ये x इधर आके जुड़ जाएगा, तो आपका कितना हो जाएगा, 4x इक्वल टू, ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 180 माइनस 4। तो 4x विल भी आपका कितना हो जाएगा, 176। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 176 बटे 4, यानी x बराबर कितना हो जाएगा, 4 चौके 16 और 4 चौके 16। यानी जो x की वैल्यू आ गई, किसकी आ गई, x आपने किसका माना था, पिता। तो x बराबर जब 44 वर्ष आ गया तो पिता की आयु कितनी होगी, 44 वर्ष। पिता की आयु कितनी होगी, x, और x बराबर कितना आ गया, 44। तो पुत्र की आयु निकाल लीजिए, पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, 56 माइनस 44। 56 माइनस 44 कर देंगे तो जो 12 वर्ष आएगी किसकी आयु आ जाएगी, पुत्र की आयु आ जाएगी। एक बार फिर से देखिएगा, पिता की आयु x मान लेंगे तो पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, 56 माइनस x, क्योंकि 56 वर्ष क्या दिया गया, दोनों की आयु का योग दिया गया है। फिर 4 साल बाद, जब आज से 4 साल बाद मेरी उम्र कुछ बढ़ेगी, अगर 4 साल पहले दिया होता तो मेरी उम्र 4 साल कम हो जाती, 4 साल बढ़ ज्यादा होगी, तो पिता की आयु कितनी हो जाएगी, x प्लस 4, और पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, वर्तमान आयु में 4 वर्ष जोड़ देंगे, दोनों इक्वेशन बैलेंस कर देंगे, तो x प्लस 4 और 60 माइनस एक्स। क्या बोल रहा था, 4 साल बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। अगर हम इसमें करते तो हमारा आंसर नहीं आता, तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन बैलेंस करने के लिए यहाँ पे हमने इक्वल टू का साइन लगाया, मतलब दोनों की एज हमको बराबर करनी पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, पुत्र की आयु 3 साल का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से हम इक्वेशन निकालेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी 44 और पुत्र की वैल्यू आ जाएगी 12।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा साधारण ब्याज से है। क्या बोल रहा है, एक निश्चित राशि निश्चित साधारण ब्याज की दर से 7 वर्ष में दुगनी हो जाती है, ठीक है ना। तो वही राशि उसी ब्याज की दर से कितने समय में 5 गुनी हो जाएगी, ठीक है ना। मान लेते हैं हमारा प्रिंसिपल कितना है, 1 है, और ये अमाउंट कितना हो जाता है, मतलब मिश्र धन कितना हो जाता है हमारा, मूलधन 1 रुपए है तो मिश्र धन कितना हो जा रहा है हमारा 2। कितने वर्ष में हो रहा है, 7 वर्ष में हो रहा है। कितने वर्ष में हो रहा है, 7 वर्ष में हो रहा है, ठीक है ना। तो अपन क्या करेंगे, कितना हो रहा है, 1 से 2 हो रहा है। ये हमारा प्रिंसिपल था, ये हमारा अमाउंट है, ठीक है ना। कितना बढ़ रहा है, 1 यूनिट बढ़ रहा है, और 1 यूनिट कितने वर्ष बढ़ रहा है, 7 वर्ष में बढ़ रहा है, यानी 1 यूनिट बराबर 7 वर्ष, ठीक है ना। इसी में क्या बोल रहा है कि 1 यूनिट से कितना हो जाना उसको, 5 यूनिट। 1 गुना से 5 गुना कितने वर्षों में होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमको कितना बढ़ाना है, 4 बढ़ाना है। कितना बढ़ाना है, 4 करना है, ठीक है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस ले लेंगे। 1 से 2 हो रहा है 7 वर्ष में, तो 1 यूनिट बराबर 7 वर्ष आ गया, तो 4 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 4 गुणे 7 यानी 28 वर्ष। समझ में आया होगा। क्या बोल रहा है, कोई धन 1 से दुगना हो जाता है 7 वर्ष में, तो 5 गुना कितने वर्ष में होगा, यानी 1 से 5 गुना होना मतलब कितना, 1 तो पहले ही था, 5 गुना होने के लिए मतलब उसको 4 और बढ़ना पड़ेगा। तो 1 यूनिट बढ़ती है 7 वर्ष में, तो 4 यूनिट कितने वर्ष में बढ़ेंगी, तो 4 यूनिट बढ़ेंगी 28 वर्ष में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक बल्लेबाज अपनी 15वीं पारी में 76 रन बनाता, मतलब इसके पहले उसने कितनी पारी खेली होंगी, 14 पारी खेली होंगी, जिससे उसका औसत 2 बढ़ जाता है। मतलब 14 पारियों का उसका कुछ औसत रहेगा, और 15वीं पारी में जब वो 76 रन बना देगा तो उसका औसत जो 14 पारी का औसत था उससे 2 रन अधिक हो जाएगा। तो उसका औसत स्कोर मतलब 15वीं पारी के बाद उसका औसत स्कोर कितना हो जाएगा। तो अपन मान लेते हैं 14 पारी का औसत स्कोर कितना हो जाएगा, 14 पारी का औसत हम x मान लेते हैं, ठीक है। 14 पारी का औसत कितना मान लेते हैं, x। अगर हम 14 गुणे x करेंगे तो हमको 14 पारी के रन मिल जाएंगे कि नहीं मिल जाएंगे। मान लो उसने 14 पारी खेली और 14 पारी में उसने x, जो 14 पारी का औसत कितना था, x था, तो हम पारी गुणे औसत करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, 14 पारी के रन मिल जाएंगे, प्लस 15वीं पारी में उसने कितने रन बनाए हैं, 76 रन बनाए हैं। 15वीं पारी में कितने रन बनाए हैं, 76 रन बनाए हैं, तो उसका औसत कितना बढ़ गया है, 15वीं पारी के बाद उसका औसत हो गया है x + 2। 14 पारियों का औसत x था, औसत 2 बढ़ गया है कब, जब 15वीं पारी में उसने 76 रन बनाए हैं। यहाँ पे जो आएंगे हमारे टोटल रन आएंगे, और इन्हीं के इक्वल टू ये भी आ जाएगा, 14 पारियों का औसत प्लस 2 रन और बढ़ गए औसत में, और ये 15वीं पारी हो गई। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो जो हमारा 14 पारियों का औसत होगा कितना हो जाएगा, 14x हो जाएगा प्लस 76। इसको सॉल्व कर लेंगे तो 15x और 15 दूनी 30। अब ये x वाले इक्वेशन एक साइड ले आ जाएंगे, इसको एक साइड ले जाएंगे, 15x - 14x बराबर हो जाएगा आपका 76 - 30। x बराबर आपका कितना आ जाएगा, x बराबर आपका 46 आ जाएगा। मतलब जो 14 पारियों का औसत था कितना था, 14 पारियों का औसत 46 था। तो उसने क्या पूछा है, 15वीं पारी के बाद उसका स्कोर, औसत स्कोर कितना हो जाएगा। तो 15वीं पारी के बाद उसका औसत स्कोर हो जाएगा, 14 पारी के बाद औसत कितना है 46, और 15वीं पारी में जब 76 रन बनाता है तो औसत कितना बढ़ जाता है, 2 बढ़ जाता है। तो उसका अब औसत कितना हो जाएगा, 48 रन। उसका औसत स्कोर कितना हो जाएगा, 48 रन। 14 पारी में उसने x औसत रन बनाए थे, तो ये 14 पारी के रन हो गए, प्लस 15वीं पारी में उसने 76 रन बनाए, इसके इक्वल टू यहाँ पे औसत कितना बढ़ गया, 14 पारी का औसत x था प्लस 2 रन और बढ़ गए कब, जब उसने 15वीं पारी खेल ली, 15 पारी। तो 15 पारी के रन हो जाएंगे, दोनों इक्वेशन से इक्वेट करके हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, 14 पारी का औसत निकालेंगे। फिर 15वीं पारी के बाद हम क्या कर देंगे, औसत में जितना इस औसत बढ़ा उसको हम जोड़ देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आने से पहले मैं एक बार आपसे फिर से कहूंगा कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हाँ, आपको जहां कहीं भी कोई डाउट आता है तो आप हमको कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर
बता सकते हैं। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीन संख्याओं में दूसरी संख्या पहली संख्या की दुगनी। मान लेते तीन संख्या कौन कौन सी हैं, ए है, बी है और सी है, और तीसरी संख्या की तिगुनी है। मतलब जो दूसरी संख्या है इसकी दो गुनी है और इसकी तीन गुनी है। तो इसको हम कितना मान लेते हैं, 6x मान लेते हैं। 6x मान लेते तो इसका हाफ कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा, और इसका कितना हो जाएगा 2x। ठीक है ना। देखिए इसको कितना मान लेते हैं, 6 मान लेते हैं। तो 6 का आधा करेंगे मतलब पहली संख्या की दुगनी हो जाएगी और तीसरी संख्या की तिगुनी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, हो जाएगी। यही ना बोल रहा है कि दूसरी संख्या पहली संख्या की दुगनी तथा तीसरी संख्या की तिगुनी है। ठीक है। अब इन सब का औसत कितना दिया, 44 दिया। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3x + 6x + 2x = 44 × 3। ठीक। तो 6 2 8 3 11। तो 11x बराबर कितना हो जाएगा, 44 × 3। तो ये कट जाएगा, 11 चौक 44। तो x बराबर आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12। x बराबर आपका कितना आ जाएगा, 12। जब आपको x की वैल्यू पूछी है, पूछा सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है इसमें, 6x है कि नहीं है। सबसे बड़ी संख्या कितनी है, 6x। तो सबसे बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी, 6 × 12। तो 12 6 कितना हो जाएगा, 72। तो सबसे बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी आपकी, 72। आप यहाँ पे मल्टीप्लाई भी कर सकते थे, लेकिन मल्टीप्लाई करते तो फिर हमको थोड़ा कैलकुलेशन में टाइम लगता है। मैथ्स का मतलब यही, हम कम से कम समय में कितनी कम कैलकुलेशन करें, ज्यादा कैलकुलेशन करें। ठीक है ना। कैलकुलेशन का मतलब ये नहीं कि हम इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई, हमको बाद में तो इसको काटना ही था, काटते तो हमारा आंसर इतना ही, तो हम क्यों ज्यादा मेहनत करें, हम इसको ऐसे भी तो सॉल्व कर सकते हैं। तो जितने कम समय में जितनी कम कैलकुलेशन करना है, मतलब कैलकुलेशन फास्ट करना, लेकिन आपको उसमें मेहनत कम करनी है। ठीक है ना। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 72। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, दो अंकों की संख्या अंकों के योग के 3 गुना है। अब जब दो अंकों की संख्या, तो उसमें कौन कौन से अंक होंगे, आपका इकाई का अंक होगा और दहाई का अंक होगा। इकाई और दो अंकों की संख्या 10 से स्टार्ट होती है, तो ये आपका इकाई का अंक हो गया और ये आपका दहाई का अंक हो गया। तो अपन दहाई के अंक को x मान लेते हैं और इकाई के अंक को y मान लेते हैं। ठीक है। तो हमारी जो संख्या बनेगी कितनी बनेगी, 10x + y बनेगी कि नहीं बनेगी, 10x + y बनेगी, क्योंकि दो अंकों की संख्या यहीं से ना होगी, कम से कम 10 होना चाहिए दो अंकों की संख्या बनने के लिए। तो 10x + y बनेगी। फिर क्या बोलता है, योग के 3 गुने के बराबर, मतलब x + y = कितना है, 3। ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से हमको मिलेगा 10x + y बराबर आपका हो जाएगा 3x + 3y। x वाला कंपोनेंट एक साइड ले लीजिए, y वाला कंपोनेंट एक साइड ले लीजिए। तो 10x - 3x = 3y - y। तो यहां से आपका हो जाएगा 7x = 2y। तो x बराबर आपका कितना आ जाएगा, x बराबर आपका आ जाएगा 2y/7। एक इक्वेशन यहां से आ गया। ठीक है ना। x बराबर 2y/7 इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गया। ठीक है। क्या बोल रहा है, तथा संख्या में 45 जोड़ने पर प्राप्त संख्या में अंकों के स्थान पलट जाते हैं। अगर हम इसी में 45 जोड़ दें तो जो क्या होगा, इसके स्थान पलट जाएंगे, मतलब 10y + x हो जाएगा। ठीक है। चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो बोर्ड में थोड़ा सा जगह कम है, तो मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे रब कर देता हूँ। ये आपका यहाँ पे x बराबर आ जाएगा आपका 2y/7। इसी में अपन जोड़ेंगे तो 10x + y + 45 बराबर आपका आ जाएगा 10y + x। यही ना बोल रहा है, संख्या में अगर 45 जोड़ने पर प्राप्त संख्या में अंकों के स्थान पलट जाते हैं। अब ये स्थान पलट गए, अब अपन इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो y वाला कंपोनेंट एक साथ ले आते हैं और x वाले कंपोनेंट एक साथ ले आते हैं, तो इधर जाके माइनस हो जाएगा। तो आपको हो जाएगा 10x - x + 45 = 10y - y। तो आपको हो जाएगा 9x +
45 इक्वल टू 9y। ठीक है ना। अब अपन क्या करते हैं, इसको उधर साइड 45 को उधर साइड भेज देते हैं, तो 9x इक्वल टू आपका हो जाएगा 9y माइनस 45। अब देखिए 9 यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना, तो इसको मैं यहाँ ऊपर लिखे दे रहा हूं, तो x बराबर आपका कितना हो जाएगा 9y माइनस 45 अपॉन 9। ठीक है ना, x बराबर कितना हो जाएगा 9y माइनस 45 अपॉन 9। यहाँ से देखिए 9 कॉमन आ रहा है, तो 9 9 ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, तो आपको जो यहाँ से x की वैल्यू मिलेगी कितनी मिल जाएगी, x इक्वल टू आ जाएगा आपका y माइनस 5। ठीक है ना, कितना आ जाएगा y माइनस 5 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? चलिए ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। तो यहाँ x की वैल्यू कितनी आ गई 9 माइनस 5। इसको हम और क्या लिख सकते हैं, x प्लस 5 इक्वल टू वाई। ठीक है, इसको हम इक्वेशन 2 मान देते हैं। आप लोग को समझ में तो आ रहा है। पहले हम यहाँ से थोड़ा सा क्या जगह कम है इसलिए थोड़ा सा ऐसे करना पड़ रहा है। तो ये x इक्वल टू 9y माइनस 45 अपॉन 9, यहाँ से हमने 9 कॉमन लिया तो ऊपर नीचे 9 कट जाएगा, तो x इक्वल टू 9 माइनस 5 आया था, और यहाँ पे हमको x प्लस 5 इक्वल टू y मिल गया। हमारे पास x की वैल्यू इक्वेशन 1 में हमको मिली थी, x इक्वल टू कितना था, तो x की जगह हम पुट कर देंगे 2y अपॉन 7 प्लस 5 इक्वल टू हमारे पास कितना है y है, यही है ना, y इक्वल टू x प्लस 5 अपॉन 49। अब क्या करेंगे, y वाला कंपोनेंट एक साथ ले लेंगे और इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे। ठीक है ना, या फिर इसको हम उधर साइड भेज देते हैं। ठीक है ना, तो 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा y माइनस 2y अपॉन 7। एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 7y माइनस 2y अपॉन 7। ठीक है ना, अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो 5 इंटू 7 ये आके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा इक्वल टू 5y। तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल हो गए, तो y विल भी कितना आ गया, y विल भी 7 आ गया। y की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई। जब y की वैल्यू 7 आ गई तो अपन फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन हमारा कितना था, x इक्वल टू 2y अपॉन 7, और y की वैल्यू हमको कितनी मिली है 7, तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, तो x बराबर हमारा कितना आ जाएगा 2। तो हमको x की भी वैल्यू मिल गई और y की भी वैल्यू मिल गई, तो हम इसको पुट कर देंगे इस वाले इक्वेशन में। ठीक है ना, इस वाले इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा 10 इंटू 2 प्लस 7, यानी जो हमारा आंसर आएगा 27 आएगा। थोड़ा सा क्या जगह में कंजेस्टेड थी इसलिए इसको ऐसा बताया गया है। अपने 2 अंकों की संख्या x प्लस वाई हो जाएगी, तो उसको हम यहाँ पे ऐसे सॉल्व करते चलेंगे। अगर आपको ये वाला क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं, मैं इसको अपने टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दूंगा और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाल दूंगा। ठीक है, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में पड़ी रहती है, और टेलीग्राम चैनल में भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप बता दीजिएगा, मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इसको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, 2 वृत्तों की परिधि कितनी दी गई है, ए और बी दी गई हैं, तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो अपन परिधि बराबर क्या होता है आपका 2 पाई आर होता है। परिधि बराबर क्या होता है 2 पाई आर। ठीक है ना, तो अपन इसको ए मान लेते हैं, एक को बी मान लेते हैं। ठीक है ना, तो 2 पाई r1 अपॉन 2 पाई r2 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका a अपॉन बी। 2 पाई तो r1 अपॉन r2 कितना हो जाएगा a अपॉन b हो जाएगा। और क्षेत्रफल कितना होता है आपका, एरिया इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर स्क्वायर, मतलब r1 का स्क्वायर अपॉन r2 का स्क्वायर। तो r1 कितना दिया आपको, तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगी, r1 की वैल्यू a है, तो a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, यानी a स्क्वायर अनुपात b स्क्वायर। अब इसको हमने सॉल्व करके बताया। अगर इसको हम डायरेक्ट करना चाहें बिना सॉल्व किए तो कैसे करते हैं, जब भी आपको किसी भी के लेंथ कंपोनेंट दिए हो, जैसे आपको परिमाप दिया हो, भुजा दी गई हो, लंबाई दी गई हो और क्षेत्रफल का अनुपात पूछे, तो दी गई भुजा लंबाई परिमाप का क्या होता है, स्क्वायर होता है। जैसे यहाँ पे a अनुपात b दिया था, अगर इसका हम क्षेत्रफल का अनुपात बोले तो a स्क्वायर अनुपात b स्क्वायर होगा। यदि किसी भी आयत हो, भुजा आयत हो, वर्ग हो
या सर्कल हो, इनमें उनका क्षेत्रफल का अनुपात दिया हो, तो दिए गए क्षेत्रफल के अनुपात में अगर आपसे भुजा पूछे, परिधि पूछे, परिमाप पूछे, तो क्या होता है, उनके वर्ग होता है, ठीक है ना, मतलब अंडर रूट होता है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे भुजा दी, परिधि दी थी और एरिया निकालना था, हमने इसका क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया, ठीक है ना। अगर हमको यहाँ पे भुजा क्षेत्रफल दिया होता और हमको क्या पूछता परिधि, क्या करते, तो हम क्या करते, अंडर रूट ऑफ क्षेत्रफल कर देते, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप लोग नोट डाल के लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, जब भी किसी कंपोनेंट के क्या दिया गया हो, भुजा दी गई हो, लंबाई दी गई हो या परिधि दी गई हो, परिमाप दिया हो, अगर उसके क्षेत्रफल का अनुपात पूछे तो दी गए कंपोनेंट का क्या कर देते हैं, हम स्क्वायर कर देते हैं। अगर हमको क्षेत्रफल का अनुपात दिया गया हो, परिधि पूछे, परिमाप पूछे, भुजा पूछे, तो हम क्या कर देंगे, दिए गए क्षेत्रफल का हम वर्गमूल निकाल देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, यदि x का 10% y के 20% के बराबर है तो y अनुपात x क्या होगा। देखने में क्वेश्चन तो बहुत सरल लग रहा है, लेकिन लोग गलत क्या कर देते हैं, यहाँ से डायरेक्ट x और y का अनुपात निकालेंगे और क्वेश्चन को लास्ट तक नहीं पढ़ेंगे। यहाँ पे हमसे पूछा y अनुपात x पूछा है, ऑप्शन में आपको दोनों दिए होंगे, x अनुपात y और y अनुपात x दोनों दिए गए होंगे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। x का मतलब गुणा होता है 10% यानी 10/100 बराबर है y के 20% यानी 20/100। तो यहाँ से आपका 100 को 100 कट जाएगा, x, ठीक है ना। हमको निकालना क्या है, y अनुपात x निकालना है, तो y अपॉन x विल भी कितना हो जाएगा, 10/20 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये x इधर आ जाएगा और 20 इधर हो जाएगा, तो y अनुपात x बराबर कितना हो जाएगा आपका 1/2, ठीक है। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, यहाँ पे y अनुपात x पूछा, ना कि x अनुपात y पूछा। अगर आपसे x अनुपात y पूछता तो कितना आंसर आता हमारा, 2:1। तो आपको आज का सेशन अच्छा लगेगा, प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आज का वीडियो हमारा यहीं तक था, थैंक यू दोस्तों।